का आज रिजल्ट आ रहा है। कई प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। फैसला ईवीएम में बंद था, ईवीएम खुल गई है। एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा किया गया था और कांग्रेस ने लगातार एग्जिट पोल पर सवाल उठाए और अपना खुद का एग्जिट पोल निकाला। आंकड़े कहां से आए, किस आधार पर उन्होंने एग्जिट पोल निकाला है, इस बात का जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। कल्पना शर्मा जी हैं, रीना सक्सेना जी है, नवीन जोशी जी है, अजय श्रीवास्तव जी है। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल्पना जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि चर्चा चल रही है, रुझान अगर देखें मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए धर्मेश जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से लाडली बहना की अगर मैं बात करूं या मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने आकर मोर्चा संभाला, उससे इनकार नहीं। जो कुछ दिन पहले जिस तरह से सर्वे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, ऐसे समय में केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश में आना और मोर्चा संभालना अपने आप में ये जरूर साबित करता था कि आने वाला समय कुछ और जरूर पिक्चर दिखाने वाला है। तो उसी को लेकर कि जो रणनीति जिस तरह से बीजेपी ने बनाई, मुझे ऐसा लगता है वो कारगर हुई। और जो पिच कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तैयार करी थी, जो उनकी स्कीम्स थी, जो उन्होंने पहले ही जनता के बीच लाने की कोशिश की। देखिए, करना और कर देने में अंतर होता है। ये भविष्य में करने की बात थी जो कांग्रेस ने अपने वादों में बात कही थी, 3-4 महीने पहले जो बात कहना शुरू की थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह क्योंकि सरकार सत्ता में थे, तो उन्होंने जो स्कीम लागू करी मध्य प्रदेश में, उनको लेकर के काफी उत्साह लोगों के बीच में था। तो जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी या जो नाराजगी थी, नाराज वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं एक बार उनका फिर से रुख बदला। लेकिन धर्मिष्ठा जी, इसी में एक चीज कहना चाहूंगी कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये परिणाम सामने आते हैं तो जिस तरह से फ्री बांटने का जो एक चलन चला है, वो सभी स्टेट में चला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति की दिशा बदल देगा। और जनता विजन को लेकर कम सोचती है और फ्री बांटने को लेकर के ज्यादा उनका एक रुख सामने आया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो इसमें सफल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी का विजन नजर आ रहा है। यहाँ नवीन जोशी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि हम अगर दिग्गजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तो इन दिग्गजों को मैदान में उतारने का कितना असर देखने को मिला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, दिग्गज इसलिए मैदान में उतारे गए कि उनकी भी परख होना जरूरी है। लंबे समय से जो लोग लोकसभा में पहुंच जाते थे, उनका विधानसभा क्षेत्र में और खासकर मतदाताओं को लेकर के उनका बहुत दिन से ये होता था ना कि जब आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो आप नीचे के लोगों को भूलने लगते हैं। तो कुछ कार्यकर्ताओं के प्रति, कुछ वहां के क्षेत्रीय लोगों के प्रति उनके जो भाव कम हो गए थे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस रणनीति पर काम किया कि उन्होंने सीधे तौर पर अपने सांसदों को, 5 सांसद उतारे, 2 बड़े राष्ट्रीय नेताओं को भी ये मौका दिया। और वो इसलिए दिया कि वो जहां पर लड़ेंगे उस सीट पर तो ध्यान जाएगा ही जाएगा, उसके सराउंडिंग क्षेत्रों में भी उनके होने का असर दिखेगा। और इसका आप संकेत अभी जो ताजा रुझान इसमें देखने को मिल रहा है, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, उनके साथ साथ वो अपनी सीटें निकालेंगे, लेकिन उसके आसपास की सीटों पर भी फर्क असर गिरेगा। और जैसा कल्पना जी बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत के दौर में जब चुनाव कॉल हुआ था, तब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी और बीजेपी में एक अंतर कलह चल रहा था। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के कि ये चेहरा लेकर के हम मैदान में जाएंगे या नहीं। और इसीलिए राष्ट्रीय नेता जैसे ही अमित शाह मध्य प्रदेश आते हैं, उन्होंने सारे सूत्र अपने हाथ में लिए और एक चेहरा सामने रखा, वो था नरेंद्र मोदी का। तो ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर पर केंद्रित है। और आप यदि अभी सारे परिणामों का समीक्षा करेंगे तो इसमें आप राजस्थान और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ भी, अभी जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में भाजपा बढ़ रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की लहर है और ये चुनाव केवल उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। सभी राज्यों में उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था और इसी का ये परिणाम जो आपको दिख रहे हैं, ये केवल नरेंद्र मोदी की मेहनत, क्योंकि उन्होंने जितनी रैलियां की है, इतनी रैली गुजरात में भी नहीं करते हैं वो, जितनी उन्होंने इन राज्यों में रैलियां की। एक दिन में 4-4 रैली करना प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन काम होता है। और जिस एज ग्रुप में वो आते हैं, उस एज ग्रुप के व्यक्ति का इतने उत्साह के साथ प्रचार करने निकलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सभी राज्यों में चुनाव लड़ा गया है। यहाँ अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। जैसे बात चल रही है हमारी
नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और अंतर कलर की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों में अंतर कलर देखने को मिली थी, लगातार देखने को मिली थी। कई दिग्गजों ने टिकट बंटवारे के बाद में बगावती तेवर भी दिखाए थे। उन बगावती तेवर को साधने में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जी जान लगा दी और उन्होंने कई स्तर पर अगर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी को कम कर भी लिया, जिसका परिणाम अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की यहाँ मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो अंतर कलर थी वो आखिरी तक थमते हुए मुझे नहीं दिखी। कहीं भी राजनीतिक विश्लेषकों के हलकों में भी ये चर्चा है कि कांग्रेस की जो अंतर कलर है वो कपड़ा फाड़ की राजनीति तक आई थी। ये सुना ही होगा आपने, तो इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसमें पिछले 1 साल से कांग्रेस जो है वो इस तैयारी में थी कि कब उसके लिए दिसंबर 2023 आए, और वो करीब 1 साल से तो उसको ये लग रहा था कि अगले महीने या अगले दिन ही उनको शायद शपथ लेने के लिए जाना है। कांग्रेस ने इतनी जल्दी की और इसी जल्दबाजी का उसको नतीजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने अपना जो क्या उनका घोषणा पत्र है जो कि एक समय के पहले किया जाता है कि जैसे कोई पेपर आउट हो जाता है और उसमें यदि जो फेल होने वाला छात्र वो भी 80% मेरिट में आ जाता है, तो मध्य प्रदेश में ठीक ऐसा ही हुआ कि जो इनको काम करने थे और जो उनके घोषणा पत्र में लाना था तो उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, इतने रुपए हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, हम ये वाली योजनाएं करेंगे। तो शिवराज सिंह जी ने कहा कि ये लोग सत्ता में आने के करेंगे तो इनको पहले ही मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने जो लाडली बहना योजना बनाई वो उनकी सबसे कारगर योजना सिद्ध हुई। इसके अलावा जो कार्य था कि जैसे मैंने बताया कि पेपर आउट हो जाता है तो उनको जो एक तरह से पायलटिंग की, मतलब कांग्रेस जो है वो रास्ता बनाते गई और भाजपा जो है वो करते रास्ते के कांटे हटाते गए, और वो जो कांटे हटाए उन्होंने लाडली बहना, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि हमारे सारे कांटे तो लाडली बहना ने कर दी। दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात जो थी वो ग्रुपबाजी की थी। भारतीय जनता पार्टी में नेता अधिक थे और एक अनार 100 बीमार की समस्या थी और ये समस्या इसके कारण उन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये देखा है कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं जिनका है, तो उन लोगों को उन्होंने चुनाव में उतार दिया। कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया, प्रहलाद पटेल को उतार दिया, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतार दिया उन्होंने, और नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया। ये लोग पहले क्या था कि अपनी एक लिस्ट बनाकर चल रहे थे कि मेरे 20 आदमियों को टिकट मिल जाए, मेरे 15 आदमी को टिकट मिल जाए। जब उनके नाम टिकट में आ गए तो वो अपनी सीट बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए वो लोग खुद वहां पर सक्रिय हो देश गया कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो चंबल से चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मालवा से कैलाश विजयवर्गीय चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, महाकौशल से ये हो सकते हैं, आदिवासी चेहरा से फग्गन सिंह कुलस्ते हो सकते हैं। तो जो एक उन्होंने एक वातावरण निर्मित किया, लेकिन जो आज पहली बात है कि 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में, 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में शिवराज सिंह आज भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद यदि मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा, भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो चेहरा है शिवराज सिंह। क्योंकि 16 साल रहने के बाद में यदि किसी के प्रति नकारात्मक बातें नहीं आ रही हैं और वो आज इतनी सफल सीटें जीत रहे हैं तो उसके पीछे एक उनका चेहरा भी है, एक उनकी ईमानदार छवि है। दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा, कांग्रेस जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो घोटालों की बात करते थे। उनकी उपलब्धियों के लिए भी मैं उनकी तारीफ करूंगा कि जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह तब मध्य प्रदेश में सिंचित रकबा जो था कृषि का वो 7,41,000 हेक्टेयर था। आज मध्य प्रदेश में सिंचित रकबा 45 लाख हेक्टेयर है। तो जो इतना बड़ा रकबा यदि सिंचित होने के बाद में हर खेत को यदि पानी मिल रहा है, यदि उत्पादकता बढ़ती है, यदि उत्पादकता बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश में खुशहाली आती है, किसानों की एक बहुत हद तक शिकायत समाप्त हो जाती है। जो छोटे लघु सीमांत किसान थे उन्हें किसान सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है, तो उनकी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो किसान सम्मान निधि से हो रहा है। परिवार की जो जरूरतें हैं वो लाडली बहना से पूरी हो रही हैं। तो एक तरह से जो व्यू रचना थी वो काफी सफल व्यू रचना थी, और ये जो आज सीटें बढ़ रही हैं भाजपा की, उसका सबसे बड़ा यदि श्रेय है तो वो शिवराज सिंह की अपनी नीतियों के कारण। बिल्कुल सही कहा कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश की और शिवराज जी ने सीधे जनता से कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि अगर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, कांग्रेस को 72 दिख रही है, और अन्य दल की अगर आप बात करें तो वर्तमान में केवल 1 सीट दिख रही है।
जी, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले तो मेरी तरफ से बधाई जी एडवांस में कि वो फिर से सरकार बना रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता को लग गया था कि कांग्रेस को देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आना तो बीजेपी को ही है। जी तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी को ही ले आओ, ताकि कि ये जो उनके मतों का अपमान होता है वो ना हो, और दोबारा से जो है वो पूरी प्रशासन तकनीकी सब चेंज होगी। जी तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने उनको पूरा सम्मान दिया है, उनको वोट दिए हैं, मत दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि पूरा खरा उतरेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे जनता के हित में। जो ये लाडली बहना योजना है, जो उन्होंने 3000 तक का वादा किया है, तो 3000 देना शुरू कर देंगे सरकार बनाते ही। यही उम्मीद के साथ मैं उनको फिर से एक बार आपकी तरफ से बधाई देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने जैसा कि बोला भी, उन्होंने घोषणा पत्र में हालांकि 3000 रुपए देने का जिक्र नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आपने इशारों में उन्हें कह दिया है कि 3000 रुपए लाडली बहनों को इतने देना बड़े है। बड़े बोर्ड लगे हैं ना, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हुआ है बिल्कुल, 3000 बिल्कुल रुपए सही कहा देने का। आपने। कल्पना तो मैं चाहूंगी कि लाडली बहनों को 3000 जल्दी से जल्दी मिलना शुरू बिल्कुल हो आपने जाए। सही सोचा और बहनों के लिए सोचा, उसके लिए बिल्कुल बहनें सभी आपकी आभारी रहेंगी। कल्पना जी आपके पास आऊंगी, जैसे चर्चा अगर हम यहाँ बात करें तो पोस्टल बैलेट पेपर की अगर हम बात करें, ईवीएम की बात करें, या फिर जब एग्जिट पोल हुए तब की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी। अभी ईवीएम हैक का इल्जाम लगाया था और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा कहा है कि कांग्रेस हारने वाली है और कांग्रेस पहले से लिस्ट बना के बैठी है कि हमें किस किस पर ब्लेम लगाना है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ जहाँ सरकार कांग्रेस की हारती है वहाँ इस तरह के बयान तो अक्सर आते ही हैं। लेकिन सच ये है, अगर ऐसा होता तो कर्नाटक की बात कर लीजिए, आप हिमाचल की बात कर लीजिए, ऐसे राज्यों में, तेलंगाना की आज की जो कंडीशन है, ऐसे ऐसे राज्यों में सरकार आप कैसे बना पाते। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, 4-5 राज्यों में जब इलेक्शन थे, उस समय निर्वाचन आयोग ने सबको बोला भी था कि आप चैलेंज किया था कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो ईवीएम मशीन है इनको हैक किया जा सकता है या इसमें किसी तरह की खामी है। तो वो कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया। तो ऐसे एलिगेशन लगाना चुनाव में आम बात होती है, उसको बहुत सीरियस लिया नहीं जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता, जहां जीतते हैं तो वहां पे ऐसे कैसे कह देते हैं कि वहां निष्पक्ष मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये विषय तो एक अलग विषय है, लेकिन ये बात सच है कि जनता का बहुमत और किस और जा रहा है। उसके साथ साथ आज की अगर मैं कंडीशन की बात करूं, जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बना ली है, वो अपने आप में ये साबित करता है कि जो योजनाएं और जिस तरह से भीतर घात से निपटने में बीजेपी माहिर है, काम करना जानती है, नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक अगर बयार भी किसी और बहती है तो उसको किस तरह से थामा जा सकता है। इस सारी रणनीतियों में मुझे ऐसा लगता है कि आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का कोई भी सानी नजर नहीं आता है। कमी है वो ओवर कॉन्फिडेंस की है। बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और कहीं ना कहीं बयानबाजी देने लग जाती है। पहले से ही अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो जाती है, किस किस अधिकारी को कौन कौन सा विभाग दिया जाने वाला है, कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाने वाला है। जब इस तरह की चीज़ें एडवांस में होने लगती है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप ज़मीन पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ऑफिस में बैठ के अपनी सीटों को लेकर या उनको लेकर रणनीति तैयार कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। जनता के बीच जब तक आप नब्ज नहीं पकड़ेंगे जनता की, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जीत दूर की कोड़ी नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक जनता से अटैचमेंट नहीं बनेगा, जनता के बीच नहीं जाएंगे, तब तक जीत दूर की कोड़ी नजर आएगी। और जैसा कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ नजर आया है। लगातार ये कहना कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर काम नहीं किया। अपने अंदर की जो अंतर्कलह चल रही थी उसे कंट्रोल करने में कांग्रेस यहाँ नाकामयाब नजर आई है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, उसके पहले आइए सुनाते हैं आपको प्रहलाद पटेल का बयान, जो प्रहलाद पटेल ने कहा है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, जिसमें तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मुझे लगता है कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुकूल, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में जो हम बढ़त बना रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा था। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं तो मेरी बात को पुष्ट कर
रुझानों की चर्चा हो रही है। रुझानों के बारे में कहा जा रहा है कि हम पहले ही कह चुके थे कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। हालांकि यहाँ थोड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। कुछ राज्यों में तो सरकार बन रही है, कहीं कहीं कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस लगातार एग्जिट पोल पर भी सवाल उठा रही थी। नवीन जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जो दिग्गज है, जितने भी दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, उनमें से कई ऐसे थे जो सीएम फेस के नेतृत्व ने उन्हें मैदान में केवल ये सोच के उतारा है कि हम एक बार देख लें कि आपकी मध्य प्रदेश की जमीन पर पकड़ कितनी है। देखिए धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। जितना हम उसको समझ पाए हैं, वहां पर निर्णय फीडबैक से होता है जी। यदि शिवराज सिंह चौहान इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं का और पार्टी के नेताओं का ही योगदान है। बिल्कुल। बाकी जनता में उनकी जो पकड़ है वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिन बड़े नेताओं का आप जिक्र कर रही हैं कि उनको इसलिए उतारा गया है, ये निर्णय सारा संसदीय बोर्ड करेगा और संसदीय बोर्ड में विधायक दल के नेता के चुनाव की तारीख तय होगी किस तरह से होता है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि सब स्टेप बाय स्टेप होता है, वो वहां पर ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता जैसा कि अभी कल्पना जी ने कहा कि यहाँ तो मंत्रिमंडल ही बना लिया था, अधिकारियों की सूची बन गई थी कांग्रेस में, और कांग्रेस के जिन कमलनाथ जी को लेकर के ये सब सारा एपिसोड होता है, उन्होंने अपने होर्डिंग लगवा लिए, कर ली, कपड़े सिलवा लिए, सारे ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट। आप ये बताइए कि जब जो रह करके करना है, आप विपक्ष हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका आप निभा नहीं पा रहे, आप सरकार में आने की जल्दबाजी में क्यों हैं, और वो भी तब जबकि आपके पीछे कोई दूसरा आदमी नहीं खड़ा है। कांग्रेस में आप एक लीडर बताइए, कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने कहीं भेजा नहीं इस बार चुनाव में, केवल वो एकमात्र लीडर है, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने पूरी सेना लेकर के बीजेपी अपने राष्ट्रीय नेताओं को झोंक रखा है, जिनको उन्होंने मैदान में उतारा वो सब सांसद हैं, वो लोग वो मैदान में थे, उसके अलावा उनके बड़े नेता प्रचार कर रहे थे और तूफानी जनसंपर्क किया। कमलनाथ की यात्राओं की तुलना में यदि चुनावी यात्राओं की हम बात करें तो बीजेपी ने अपने कितने नेताओं को मैदान में रखा था और कितनी यात्राएं की, तो इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस केवल ये सोच रही थी कि बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा और उनको सत्ता मिल जाएगी। कारण ये कि जनता में विरोध है, ऐसा उन्होंने भांप लिया था शुरुआती लोगों के बयानों से। तो वो ये सोच समझ कर बैठी हुई थी कि हम तो सत्ता में आ ही रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा है और ये स्थिति, लेकिन अभी जब मैं रुझान देख रहा हूं छत्तीसगढ़ का, तो ऐसा लगने लगा है कि वहां पर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंस थी, लेकिन अब आप देखिए कि जस्ट डबल जा रहा है। बीजेपी 53 सीटों पर है, कांग्रेस 34 पर रह गई है। इससे ये लगने लगा है कि ये लहर है और ये तूफानी लहर जो है ये नरेंद्र मोदी की लहर है और लोकसभा में वापस चुनाव में देश की जनता शायद कमल का फूल खिलाना चाहती है। इसलिए इन चारों करें तो सब तरफ, चारों तरफ, चूंकि घुमाया केवल एक ही लीडर को था, तेलंगाना भर यदि हम माइनस कर देते हैं तो बाकी 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आती दिख रही है। और ये बैलेट पेपर के बाद अब तो चूंकि ईवीएम खुल चुकी है और ईवीएम जो सच्चाई बयान कर रही है उससे किसी को इनकार नहीं है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस को इसलिए भरोसा नहीं हो रहा था कि वो 2 पोल में आगे चल रही थी, बाकी भी लीड कर रही थी हर जगह पर, तो उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं था। उनको लोकतंत्र के बड़े स्तंभ जो मीडिया जिस पे है उससे वो बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। आज भी अभी हम जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो उसमें ये जिक्र आया कि कांग्रेस के नेता तो अभी फोन ही बंद कर लेते हैं। आप ये बात करिए, उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहे यदि मीडिया के लोग तो वो नदारद होते हैं। केवल शिकायत के समय आपको चुनाव आयोग में नजर आएंगे वे, बाकी कहीं फील्ड में नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी ऐसी करते हैं और कई बार तो मीडिया पर ही सवाल या निशान खड़े कर देते हैं। एग्जिट पोल पर सवाल या निशान खड़े कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है, लेकिन जहां उनकी सरकार जीत रही है वहां उन्हें लगता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि किसी और दल की सरकार बन रही है तो तुरंत उन्हें याद आ जाता है कि नहीं, यहाँ ये समस्याएं, ये हैक हो चुके हैं। आगे बढ़ना चाहूंगी, अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी कि हमें जीतना से कम कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज हैं यहाँ लापता नजर आए, जैसे कि सर ने भी कहा, जोशी जी ने भी कहा है कि यहाँ कांग्रेस के जो दिग्गज नजर नहीं आए, केवल कमलनाथ जी नजर आए। तो क्या दिग्गजों की कमी भी कांग्रेस को ले डूबी यहाँ पर अगर देखा जाए तो? नहीं, देखिए कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे कांग्रेस के। कमलनाथ जी का जो व्यवहार प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ था वो एक फ्रेंचाइजी होल्डर जैसा था। जैसे व्यवसाय में किसी की फ्रेंचाइजी मिल जाती है, साबुन की फ्रेंचाइजी मिल जाती है या बिस्किट बनाने की फ्रेंचाइजी मिल जाती है,
ऐसे ही कमलनाथ जी जो थे वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फ्रेंचाइजी लेकर आए थे और उसमें वो अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे कि भाई हम सेल तैयार कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी जो 16 साल से मुख्यमंत्री रहे और अधिक समय से रहे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मध्य प्रदेश के पूरे नक्शे का ठीक से अनुभव नहीं है। वो यदि किसी भी कोई भी बात करते थे तो वो ये कहते थे छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा ऐसा था, मैंने छिंदवाड़ा ऐसा कर दिया। देखिए एक यदि कोई केंद्रीय मंत्री रहता है, वो यदि अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करता है और उसी क्षेत्र का ही डेवलपमेंट करता है तो वो उसकी नाइंसाफी कहलाती है, वो उसका समानता से वितरण नहीं कहलाता है। बिल्कुल। यदि कोई डेवलपमेंट है तो वो समान तरीके से होना चाहिए। यदि कोई बड़ा नेता है और यदि वो केवल अपना क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में ये स्थिति हो गई थी जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे तो एक ऑर्डर निकला हुआ था मध्य प्रदेश में कि छिंदवाड़ा यदि कोई भी सरकारी अधिकारी जाता है तो उसे सीएम हाउस से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि एक अलग राज्य की व्यवस्था होती है। अलग राज्य में जैसे मध्य प्रदेश का कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश जाना चाहता है तो उसे मुख्यमंत्री आवास से, शासन से उचित उसे निर्देश लेने पड़ते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं इस कार्य से। लेकिन मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की स्थिति ये हो गई थी। तो जो डेवलपमेंट है वो एक जगह का आपको बताना, शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के एक एक गांव, एक एक विधानसभा क्षेत्र, उसका पूरा नक्शा मालूम था। बिल्कुल। और जो एक तैयारी होती है, हकीकत जो थी वो उनके साथ थी। तो कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि ये जो है जमीनी स्तर पे उन्होंने तैयारी नहीं की। वो अपने उसमें टिकट वितरण में और दूसरे जो ताकतवर हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी ताकत लगाई। फिर वो बात स्थिति ये आ गई कि उन्होंने जिन कैंडिडेटों को आगे किया था उन कैंडिडेट की टिकट कटी, तो वो कहने लगे कि साहब यदि वैसा है तो आप उनके कपड़े फाड़ दीजिए। मतलब कपड़े फाड़ने तक की पॉलिटिक्स पर पहुंच गए थे। कांग्रेस में जो एक उसका संगठनात्मक ढांचा है वो एक गुटबाजी को ही लेके बनता है कि वहां पर कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। वैचारिक रूप से पार्टी की विचारधारा जो है उसका विलुप्त है, वहां पर कोई उसकी जो वैचारिक विचारधारा है वो नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जब कांग्रेस ने शुरू किया था तो उन्होंने दो मामले सबसे ज्यादा उठाए थे, वो उठाए थे महंगाई और बेरोजगारी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इसे धीरे धीरे कम करें, क्योंकि कल अपन सरकार में आएंगे तो जनता अपने से पूछेगी। तो उन्होंने ये मान लिया था कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी है ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जी। तो उन्होंने जातिगत जनगणना को ले आए। जबकि जातिगत जनगणना जो है वो एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे कि मतलब बिहार है, बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो एक परिवार की जनगणना है। एक लालू यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पिछड़े वर्ग की हम जनगणना कराकर किसी पिछड़े वर्ग के सबसे योग्य व्यक्ति को हम सीएम बनाएंगे। उनका एक नौमी फेल बच्चा बिहार का चीफ मिनिस्टर बने, उसके लिए वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं कि हमारा MY फार्मूला फिट हो जाए और हम यहाँ पर अपने नौमी फेल बच्चे को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। वो एक लादना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे कोई हो। जहाँ जातिगत जनगणना की बात आ रही है वहां परिवार की बात आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेके आ गई, जबकि यहाँ उसे मालूम है कि 8% से ज्यादा किसी जाति का समूह नहीं है। यहाँ पर जो जातिगत जनगणना है वहां पर जिन लोगों ने पिछड़ी जातियों की बात की है वो बुरी तरह फैल हुए हैं। चाहे वो जनता दल का गायब होना हो राजनीतिक पटल से, या कांग्रेस का विंध्य प्रदेश में एक पिछड़े व्यक्ति को सांसद बनाने के बाद में वहां से गायब होने का हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग है वो मूलतः हिंदू हो जाता है वोटर बनते समय जी। तो ये मुद्दे से भटक गई कांग्रेस, ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर रीना सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिल रही है, रुझानों की अगर हम बात करें तो बढ़त मिल रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है यहाँ कमजोर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उतने अच्छे से घेर नहीं पाया विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार विपक्ष में थी जी। मगर जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि कहीं पर भी वो किसी भी पीड़ा में उनके साथ, उनके लिए आवाज बनकर नहीं खड़ी हुई जी। दूसरा, पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें साथ दिया था मगर नतीजा देख लिया था। तो विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर है और इसी वजह से जो है उनके पास एक ही रह गया विकल्प, भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने उसी को ही जो है पूर्ण बहुमत दे दिया है कि कम से कम वो कुछ करे हमारे लिए। बाकी विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा है। बिल्कुल।
जी बिल्कुल कल्पना जी, आपके पास आऊंगी कि यही सोचकर मजबूत विपक्ष नहीं है, जनता के पास ऑप्शन था, तीसरी दल के रूप में भी था, लेकिन जनता ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते। क्या यहाँ कांग्रेस की जो बयानबाजियां थी जो सामने आई थी, या कांग्रेस जिन मुद्दों से भटक कर जनता के बीच गई थी, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती थी, लेकिन सडन उनका जो ट्रैक चेंज किया, उन्होंने जातिगत जनगणना, जैसे कि अजय जी ने भी कहा, जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर आकर नहीं लगता है कांग्रेस थोड़ा पीछे खसक गई और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो जमीनी विषय थे, जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, यूथ एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा वोटर है। आप अगर सच से बात की जाए तो सच यही है कि मध्य प्रदेश में आज भी उनके लिए रोजगार के सही साधन नहीं है। आज भी हमारी फैक्ट्री, हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको मध्य प्रदेश में एक अच्छा पैकेज नहीं मिलता, उनको बाहर विदेशों में जाना पड़ता है या अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। इस विषय को उठाया जा सकता था, इंडस्ट्रियल उसको लेकर काम करने की आवश्यकता थी। ऐसे बहुत सारे विषय थे, बेरोजगारी और आपकी महंगाई को लेकर बात की जा सकती थी, लेकिन विषय से भटकती हुई कांग्रेस हमेशा बेनिफिट उठाती है भारतीय जनता पार्टी। जिन विषयों को लेकर, देखिए भटकाने में माहिर, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि बीजेपी जानती है कि किन विषयों से भटकाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां थी उन पे उस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेली, और जो विषय थे जिसको लेकर के जनता के बीच में जाते और शायद रिजल्ट आज कुछ और होते, उन सारे विषयों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस जिन विषयों को लेकर के उलझती नजर आई, वो अपनी मतलब एक ऑफिस में बैठकर रणनीतियां बनाने से बाहर निकल ही नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं ये उसका सारा का सारा दारोमदार रहा, जिस वजह से आज ऐसी कंडीशन है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में जिस तरह से एक माहौल तैयार कर दिया गया था कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, ये जानते हुए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से एमपी के दिल में मोदी जी आ गए और उसके बाद जेपी नड्डा ने यहाँ पे कमान संभाल ली, ये सारे वो चेहरे थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करी, अपने आप को फील्ड में बनाए रखा। आज भी हम उन्हीं के नाम की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनको साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने वर्चस्व को कम नहीं होने दिया। उसी का नतीजा है कि आज भी हम मध्य प्रदेश में फिर से अगर किसी चेहरे पर बात करना चाहते हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो ये नीतियां कहीं ना कहीं कांग्रेस में हो जाती है, जिसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस हमेशा मुद्दावीन हो जाती है जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा लेती। नवीन जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया गया, शिवराज सिंह चौहान को चाहे सीएम फेस नहीं घोषित किया हो केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन बावजूद इसके उनकी रैलियों में ना कमी आई, ना उनके भाषणों में कमी, ना उनके भाषण से कभी ये चीज देखने को मिली। हालांकि उन्होंने जनता से पूछा था कि मामा फिर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं ही पुनः मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी मुझे बनाया जाएगा मैं उसमें खुश हूँ, मुझे केवल जनता की सेवा करनी है। बयान कई बार मंच से उनका सामने आया है। धर्मिष्ठा जी, शिवराज सिंह चौहान विनम्रता का पर्यायवाची शब्द है जी। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके अभी तक आप देखिए उनके अंदर विनम्रता कितनी है। इतने बड़े पद के व्यक्ति यदि एक किसी छोटे व्यक्ति से भी बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति से भी, तो उनके अंदर का भाव दिखते हैं। उसके बनिस्बत आप कमलनाथ जी के अभी तत्काल के रिएक्शंस देखिए। वो जब 2018 में बने थे तब भी वो किसी मीडिया से बात नहीं करते थे, किसी आम व्यक्ति से तो छोड़िए, अपनी पार्टी के विधायकों से, कार्यकर्ताओं से सीधे मुंह नहीं बात करते थे, उनको मिलने का समय नहीं देते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाने का रीजन भी वही था। उन्होंने कहा कि जब आप मिलना ही नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, तो मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा उतर जाइए। तो जो आप बात कर रहे हैं कि आज भी सीएम फेस के रूप में शिवराज सिंह चौहान की जो स्वीकार्यता है, जो सर्वग्राह्यता है, वो इसी के पीछे रीजन उसका यही है कि वे बेहद विनम्र हैं, शालीन हैं और लोगों में जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इसका फायदा पार्टी को अभी मिल रहा है। यदि आप देखिए इतना लंबा कोई सीएम रह लेते हैं, जो 1.5-2 दशक के लगभग हो गया, 18-19 साल होने जा रहे हैं, यदि 2005 से लेके आज तक यदि कोई और चेहरा होता तो उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती, उसके पीछे इल्जामात होते। आज केवल 2-3 मुद्दे यदि हम हटा दें उनके सामने से तो बिल्कुल पाक साफ छवि के साथ शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। केंद्रीय नेताओं ने उनका परीक्षण किया, उनको कई बार आजमाया गया है। इसलिए भी आजमाया, आप देखिए लगता था बीच में कि अब बदले जाएंगे सीएम, अब बदले जाएंगे, खबरें भी आती थी, दूसरे नेता सक्रिय भी होते थे, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ वे काम करते हैं, तो वो उनको केंद्रीय नेताओं के बीच में भी हमेशा खड़ा रखती है। आज भी जब उनको दरकिनार करने की कोशिश हुई, उनको साइडलाइन किया गया, लेकिन फिर उनकी 165 सभाएं ये बताती हैं कि वे कितने ऊर्जावान हैं। क्योंकि
आप देखिए कि केवल मध्य प्रदेश में वही एक लीडर बचे हैं, दोनों दलों में मिला लीजिए, जिनके इतने अधिक दौरे होते हों, जितने अधिक उनकी लोकप्रियता हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक भी लीडर इस तरह का नहीं बचा है पार्टी में जो इतना घूमता हो। दिग्विजय सिंह एक उदाहरण हो सकते थे पहले कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने उनको माइनस करते करते आज इस स्थिति में ला दिया है कि वे अब अपने क्षेत्र में भी दौरा करने नहीं जाते। कारण यह कि वे केवल अब बयानों के नेता रह गए। कमलनाथ ने उनको माइनस किया है कई मामलों में। आप कहते भले ही हैं कि वो उनकी दोनों की ऐसी दोस्ती है या जो भी कुछ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कोई लीडरशिप तैयार नहीं की, युवा नेतृत्व तो है नहीं। कल्पना जी ने भी अभी बात उठाई कि मुद्दों पर काम क्यों नहीं करते। आप बताइए, मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, ना महंगाई पर वो सामने आए, ना रोजगार पर वो सामने खड़े दिखे, और तो और जो कानून व्यवस्था के विषय तो बहुत आसान होते हैं जिन पर विपक्ष घेर सकता था सरकार को। सदन में कभी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन ठीक नहीं किया। कमलनाथ सदन में कितनी उपस्थिति करवा पाए, आप इसका भी यदि परीक्षण करेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 बार वे सदन में पहुंचे हैं इन पूरे 5 सालों में। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस न विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा पा रही है और न आज वो चुनाव मोड पर है तब वो अपना पक्ष रख पा रही है। तो ये जो उनकी अरुचि का विषय है, वे अपने पास पद तो रखना चाहते थे, पहले वे नेता प्रतिपक्ष भी खुद ही थे, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ खुद ही थे, दूसरे को कुछ देना नहीं चाहते थे। बमुश्किल गोविंद सिंह को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया। आप ये देखिए कि पूरी कांग्रेस में केवल एक ही चेहरा है और एक ही नेता है, कमलनाथ। और इसके चलते आप देखिए पूरी जो चुनावी सियासत, चुनावी अपनी गणित की हम बात करें तो वे ही बयान दे रहे हैं, वे ही कहीं नजर आते हैं, बाकी कोई नेता नजर नहीं आता। तो उसका ये जनता में ये मैसेज जाता है कि जिसके पास लीडर ही ले दे करके एक आप 75-80 साल के आदमी को आप खड़ा करोगे ये अगला मुख्यमंत्री होगा, तो कौन जनता उनको चुनेगी। 18 में भी वोट सिंधिया जी के कांग्रेस में थे, अब सिंधिया चूंकि बीजेपी में आ गए और उनके पास ले दे करके वो थका हुआ सा चेहरा सामने आता है तो जनता ने नकार दिया है और ये इससे परिणाम नजर आ रहे हैं। धर्मिष्ठा जी, एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अभी एक ब्रेकिंग आई है, आपको देना जरूरी है कि बीजेपी में मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है। बीडी शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मिठाई बांटी है। आनंद जी संगठन महामंत्री सब मिलकर के जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे वो कल ही जश्न मना रहे थे। उनका पहला बयान यही था कि धर्मिष्ठा जी, आज मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं, कल हम खुशियां मनाना चाहते हैं। मतलब आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत को लेकर। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आश्वस्त की बात निकली कि जीत को लेकर आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त है, रुझानों में पता भी चल रहा है कांग्रेस भी आश्वस्त थी कल तक जीत को लेकर कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और इसी लिहाज से शायद कांग्रेस कार्यालय के बाहर जीत के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। इस पर बस आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, होता यह है कि कांग्रेस जो है वो उसके आकलन जो हैं वो नहीं कर पाते हैं जी। या तो उनके यहाँ शोध की कमी है या रिसर्च की कमी है, या उनके पास जो एक थिंक टैंक लेवल होता है, एक राजनीतिक पार्टी में थिंक टैंक लेवल होता है कि जैसे होता है तो पहले जैसे विपक्ष में है तो विपक्ष में कौन आदमी है जिसे हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे। आप उनको देखिए तो उन्होंने ये कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती है जी। जब आप सदन मिला हुआ है, आपने इस पर अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज यह है कि जब कांग्रेस जब पिछला 2018 का चुनाव हुआ था उसके 6 महीने बाद में आपका 3 महीने बाद में आप उस लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो जो लोकसभा में कांग्रेस जो थी मतलब जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, 29 सीट्स हैं, तो उसमें केवल 1 सीट जो है वो नकुल नाथ को छिंदवाड़ा की मिली थी, बाकी 28 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे। तो उसमें जो वोट ऑफ परसेंटेज था जो विधानसभाओं का था कि पिछले विधानसभा चुनाव में 114 सीट जो थी वो कांग्रेस को मिली थी, 107 सीट जो थी वो 109 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो उसमें जो चुनाव हुआ था उसमें 4 महीने बाद लोकसभा, उसमें जो विधानसभा वाइज आकलन था उसमें 209 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। मतलब 100 सीट का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इजाफा किया था, बढ़ोतरी की थी। तो मतलब जो बात है कि कांग्रेस को ये सारे आकलन करके रखना चाहिए था कि हमें कैसे चलना है,
कैसे हमें अपने आगे उन रणनीतियों को तय करना है। बिल्कुल। ये केवल कहने से नहीं कि अब जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है, तो बदलाव जो शब्द था वो कांग्रेस उपयोग कर रही थी। आज भी कांग्रेस में जो है राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो जनता के नेता नहीं है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस उन्हें नेता मान रही है। जनता ने यदि नेता माना होता तो आज ये जो 5 विधानसभाओं में, जो सारी विधानसभाओं में कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखती। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता जो है नेता चाहती है, और नेता भी ऐसा चाहती है कि जो उनके लिए काम करे, उनके लिए सोचे, वो बयानबाजी ना करें, और बिल्कुल वो कहते हैं ना पोगो चैनल के जो जोक चलाते हैं बस वो ना चलाए। नेता कोई भी चाहता है तो बिल्कुल प्रॉपर चाहता है। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 12 महीने इलेक्शन मोड पे रहती है, लगातार उनकी तैयारियां चलती रहती है। अगर चुनाव नहीं होते तब भी वो तैयारी मोड पे रहती है, जनता के बीच में जाना, जनता से संपर्क करना, योजनाएं बनाना। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है लगातार, कांग्रेस कार्यालय पे हमें कई बार ताले लगे हुए मिले। कहा जाता है कि कमलनाथ जी के घर पर बैठक हो रही है। तो अगर जो जनता जाएगी वो देखेगी कि कांग्रेस कार्यालय पे अगर चहल पहल नहीं है, तो जनता भी यही समझेगी कि कांग्रेस भी मान चुकी है कि हम हारने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमजोर रणनीति यहाँ कांग्रेस की देखने को मिल रही है, इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता तो कहीं पे भी फील्ड में नहीं दिखाई दिए जी। ये तो हम लोग ने चुनाव के दौरान, जब हमारे भी साथी लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के जी, तो हम लोग ने भी प्रचार किया, तो उसमें बीजेपी के तो नेता, छोटे से छोटा नेता भी दिखाई दे रहा था, मगर कांग्रेस का नेता कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी से समझ में आ रहा था कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। तो वो रिजल्ट सामने दिख ही रहा है। बिल्कुल, भले ही चाहे वो कांग्रेस के नेता कुछ भी कहते रहे हों, मगर फील्ड में और जनता के बीच में तो कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही वो कहा, रिजल्ट सामने दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा। कल्पना जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि कांग्रेस लगातार कहती रही कि बदलाव चाहती है जनता, जनता बदलाव चाहती है। बहुत बड़ा शब्द था ये कि बदलाव चाहती है, लेकिन उस बदलाव के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा के कांग्रेस को सिंहासन पर बिठा दे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस की हमेशा नीति रही कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे जी, और हम सारा मक्खन मलाई हम सब खा लें। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी वो यही सोच के बैठे थे कि जनता के मूड को भांपने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो खुद स्वयं मैदान में आकर के, देखिए, युद्ध करने के लिए आपके पास हथियार होने चाहिए और आपको मैदान में उतरना पड़ता है। आप वॉर रूम में बैठ करके सिर्फ वॉर करने लग जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है तो बहुत मुश्किल समय होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज़ रही कि वो कहीं ना कहीं इस आशावादी सिर्फ यहीं तक रही कि वो एक वॉर रूम में बैठ करके सिर्फ एक डिसीजन, मतलब एक डिसाइड करके बैठ गई कि कहीं ना कहीं हम सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से ज़मीन पर आकर काम करने की आवश्यकता, तो एक बहुत बड़ी कमी है कि कहीं ना कहीं जो यंग चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति से दूर रहे। आप देखिएगा, दिग्विजय सिंह की अगर मैं बात कर लूँ, जानते हैं कि उनकी एज अगर आप देख लें, कमलनाथ जी की आप देख लीजिए, गोविंद सिंह की देख लीजिए, तो ये वो चेहरे हैं जिनको, अगर मैं विपक्ष की बात करूं, विधानसभा विपक्ष की बात करूं उसमें, तो आप देखेंगे कि वो अपनी बात भी सदन में नहीं रख पाते। तो चेहरों को जब सिलेक्ट किया जाता है तो वो मुखर होकर अपनी बात जनता के बीच रखें, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर भारतीय जनता पार्टी में आप अगर शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, आज भी युवा चेहरा ही गिने जाते हैं। ज्योतिराज सिंधिया की बात कर लो, नए सारे चेहरे, पुराने चेहरों को मैदान में जरूर लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव की रणनीतियां बनाने वाले, अश्विन वैष्णव की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में वो आए, जिस तरह से उन्होंने रणनीति पर काम किया, भूपेंद्र की यादव की मैं बात कर लूँ, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने सूत्रधार हैं आज की इस सारी उपलब्धियों की। तो ये सारे वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं फ्रेश चेहरा नजर आते हैं जनता के बीच में। जब ये जाते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, मतलब लोगों को एक उम्मीद बनती है कि जब ये फेस कहीं ना कहीं राजनीति में आएंगे तो उनकी स्कीम्स, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। तो ये जो आशा है वो कहीं ना कहीं जुड़ती नजर आती है। लेकिन जब मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो वही चेहरे, जिस तरह से थके हुए चेहरे जिनको हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, उन चेहरों पर जब चुनाव लड़ा जाता है, गहलोत की अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ, एक ऐसा चेहरा है कि जो अपनी बात, आप संगठन को मजबूत करने के लिए भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए एक फ्रेश चेहरे की आवश्यकता होती है जो अपनी बात रखे तो दबंगाई से रख सके, जिसकी बातें जनता के कान में डायरेक्ट पहुंचे, जिसको समझने में उसको समय ना लगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे की मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में अभी कमी नजर आती है।
तो वो और उसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी बहुत एक तरह से देखा जाए यंग फेस के साथ चुनाव मैदान में उतरती है और जिसका नतीजा आप और हम सबके बीच में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, एक उम्रदराज को भी मैदान में उतारा है, लेकिन युवाओं को भी अवसर दिया, युवा भी मैदान में नजर आए हैं। और जैसा कि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई बार कहा है कि कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, तो हर कार्यकर्ता जो है मन लगाकर काम करता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है यहाँ कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझती, इसका नुकसान भी कांग्रेस को देखने को मिलता है। बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा है, बड़े बड़े नेता की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। कई दिग्गज मैदान में उतारे, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में, कांग्रेस भी मैदान में और अन्य दल भी मैदान में। रुझानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत का उत्साह लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का फिलहाल कुछ पता नहीं कि वो उत्साह में है या अति उत्साह में। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, कल्पना जी, रीना जी, नवीन जी और अजय श्रीवास्तव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर होगी चर्चा, फिर बताएंगे आपको कि कहां रुझान बढ़ चुके हैं और परिणाम में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है।